ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है प्रशांत शर्मा डेस्टिनी। तो ज्योतिष के तमाम विषयों को लेते हुए हम एक ऐसे जन सामान्य विषय पर आ पहुँचे हैं जिसका प्रयोग कभी न कभी आपके परिवार में या अपने स्वयं के लिए आपको अवश्य पड़ा होगा, अर्थात वर कन्या के विवाह हेतु कुंडली मिलान जब आप कराने जाते हैं तो किन किन बिंदुओं का मुख्यतः ध्यान रखें, उसको एक संक्षिप्त में जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें जानने योग्य, उनका आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए 10 प्रमुख बिंदुओं में उन बिंदुओं को शामिल किया गया है कि आप जब भी किसी पंडित जी से या किसी ज्योतिषी से अगर कुंडली मिलान के लिए जा रहे हैं तो इन 10 बिंदुओं को अपने भी दिमाग में रखें और उनसे भी इन चीज़ों को ज़रूर स्पष्ट करवा लें। केवल गुण मिलान के ही भरोसे ना रहें। तो आइए जानते हैं एक एक करके ये कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि कुल गुण मिलान, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कुल गुण मिलान जो होता है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी हो जाता है। तो आप सभी को लगभग ज्ञात ही होगा कि कुल लगभग जो है 36 गुण होते हैं कुंडली में, वर और कन्या का जब गुण मिलान करते हैं। इन्हीं 36 गुणों में से देखते हैं कि कितने गुणों का मिलान हो पा रहा है। तो इसमें कैसे करते हैं? असल में एक अष्टकूट मेलापक सारणी पद्धति है जिससे वर कन्या की जन्म कुंडली में उनके गुण का मिलान करते हैं। तो इसमें 8 प्रमुख चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं एक एक नंबर पे आते हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो देखी जाती है वो वर्ण देखा जाता है। तो वर्ण का जो गुण संख्या हो, एक गुण निर्धारित है, यानी सभी का गुण संख्या निर्धारित होती है। तो अगर वर्ण दोनों का मैच हो रहा है या दोनों का आपस में वर्ण दोनों का मित्र है, यानी कि वर्ण मैचिंग है, तो एक गुण दोनों को प्रदान किया जाता है गुण मिलान के लिए। वर्ण में जो है 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई मनुष्य जात के वर्ण नहीं बल्कि ये संकेत हैं। और यहाँ जो भी इस तरह के शब्द यूज होते हैं वो मात्र एक संकेत होते हैं। जैसे राशियाँ जो होती हैं कोई विशेष जानवर का नाम या किसी मनुष्य का नाम या किसी इस तरह से कोई ऐसा नाम रखा जाता है कि जो उसका गुण स्वभाव प्रकट करे। तो ब्राह्मण राशियों में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियाँ आती हैं। साथ ही क्षत्रिय राशियों में मेष, सिंह और धनु राशि आती है। इसी तरह वैश्य राशियों में वृष, कन्या और मकर राशि है। साथ ही शूद्र राशि में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है। अब वर्ण मिलान से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? असल में वर वधू की जाति देखी जाती है और ये जाति कुंडली से संबंधित होती है, ना कि मनुष्य जाति से। तो इससे उनकी मानसिक अनुकूलता का और एक तरह से कार्य का इत्यादि का अनुमान लगाया जाता है वर्ण से। दूसरी जो गुण मिलान में चीज़ देखी जाती है वो है वैश्य। वैश्य के लिए 2 गुण निर्धारित होता है। वैश्य में 5 प्रकार होते हैं मुख्यतः: चतुष्पद, मानव, जलचर, वंचर और कीट। ये जानवर और मनुष्यों के नाम हैं जिनके अनुसार वैश्य मिलान होता है। वैश्य मिलान से मुख्यतः प्रभाव और नियंत्रण कैसा रहेगा एक दूसरे के ऊपर वर और वधू का। वर और वधू या कन्या है जो विवाह के पहले उसको कहते हैं, तो उनका एक दूसरे पर कैसा प्रभाव है, नियंत्रण है, प्रभुत्व है। तो वैश्य में इस चीज़ का विचार किया जाता है। तीसरी जो प्रमुख चीज़ देखी जाती है वो तारा देखा जाता है। तो तारा के लिए 3 गुण निर्धारित होते हैं। अब तारा जो है मुख्यतः 9 तारा होते हैं जिनका नाम जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बाधा, मित्र और अतिमित्र तारा होते हैं। अब तारा का निर्धारण कैसे होता है? जैसे टोटल आपकी चूँकि 36 नक्षत्र होते हैं तो 36 नक्षत्रों को 9 के 4 ग्रुप में बांट दें तो पहले से लेके जो 9वां तक नक्षत्र रहेगा वो जो है इसके 9, यानी पहला जो है जन्म तारा रहेगा पहले नक्षत्र का, दूसरे का संपत तारा, तीसरे का विपत तारा, चौथे का क्षेम तारा। इस तरह से 9 तारा रहेंगे। फिर जो 10वां नक्षत्र होगा उसको फिर से पहले तारे पे लाएंगे। तो इस तरह से 4 जो नक्षत्रों का एक तारा निर्धारित होता है। अब किसी दूसरे वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे।
कि सभी गुणों का मिलान कैसे कैसे करते हैं, पाचांग से कैसे करते हैं। तो तारा से जो मुख्यतः होता है वो भाग्य फल यानी भाग्य का निर्धारण होता है, यानी वर कन्या का आपस में भाग्य जो है कितना सहयोगी रहेगा और एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे के भाग्य को सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, इस चीज़ का निर्धारण तारा में होता है। चौथी जो चीज़ देखी जाती है योनि देखी जाती है। तो योनि के लिए 4 गुण निर्धारित होते हैं। योनि में जो मुख्यतः 14 योनियाँ आती हैं, जिसमें अश्व है, गज है, मेष है, सर्प है, श्वान है, मार्जार है, मूषक है, गौ है, महिष है, व्याघ्र है, मृग है, वानर है, नकुल है, सिंह है। और योनि से जो विचार किया जाता है मुख्यतः दोनों के जो यौन संगतता यानी आपसी संबंध और साथ ही उनकी मानसिकता का विचार किया जाता है। इसी तरह जब हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं तो 5वां पॉइंट जो गुण मिलान में वो ग्रह मैत्री का होता है। इसके लिए 5 गुण निर्धारित होते हैं और यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि ग्रह मैत्री दोनों की आपस में मिलान कर रही हो। ग्रह मैत्री के लिए 5 गुण निर्धारित हैं। ग्रह मैत्री सभी ग्रहों के अनुसार होती है, जैसे जो ग्रह आपस में मित्र हैं, तो अगर आपकी राशि के स्वामी जो ग्रह हैं उसके हिसाब से इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये 7 ग्रहों के हिसाब से ग्रह मैत्री के गुण निर्धारित होते हैं। तो इनसे जो है ग्रह मैत्री से मुख्यतः दोनों के बौद्धिक और मानसिक संबंध कैसे होंगे इसका अनुमान लगता है। साथ ही उनकी आपस में अनुकूलता कैसी होगी, यानी आपस में उनका जो विचार है या फिर उनका जो मानसिक सोचने समझने की जो क्षमता है, विचार है, उनमें कितनी अनुकूलताएं होंगी, इसका विचार ग्रह मैत्री में होता है। 6ठा पॉइंट जो इसमें आता है वो गण आता है। तो गण में मुख्यतः 6 गुण जो होते हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है। गण जो होते हैं वो देव, मनुष्य और राक्षस होते हैं। ये सब प्रतीक मात्र हैं, ये प्रतीक दिए जाते हैं एक तरह से स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए। तो गण से मुख्यतः व्यक्तित्व है, व्यवहार है, दृष्टिकोण है, नज़रिया है और उनका जो गुण स्तर होगा उसका विचार करते हैं। इसमें जो 7वां पॉइंट देखते हैं भकूट देखते हैं। तो भकूट के लिए 7 गुण निर्धारित होते हैं। अब भकूट के लिए जो 7 गुण निर्धारित हैं उसमें जो राशियां हैं मेष से लेके मीन तक उनके अलग अलग नंबर होते हैं गुण के। तो उनको एक चार्ट होता है जिसके चार्ट में देखा जाता है। और भकूट से मुख्यतः वित्तीय समृद्धि कैसी होगी, परिवार कल्याण की आपस में स्थिति कैसी होगी, साथ ही उनके बीच प्रेम का भी जो है अनुमान करते हैं। भकूट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 7 गुण निर्धारण है इसमें। और इसी तरह सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है और अंतिम वो नाड़ी देखी जाती है 8वें बिंदु पे। तो नाड़ी के लिए कुल 8 गुण यानी सबसे अधिक गुण जो है नाड़ी के लिए ही निर्धारित किया गया है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत। तो सभी जो नक्षत्र होते हैं उनकी एक विशेष नाड़ी होती है, आदि हो या मध्य हो या अंत हो। और नाड़ी से मुख्यतः उनके स्वास्थ्य और संतान जो पक्ष होगा आगे का भविष्य का उसका निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार कुल 36 गुण होते हैं। अब 36 गुण में कितने टोटल गुण मिल रहे हैं उसके अनुसार विचार किया जाता है, यानी ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि 18 गुण या उससे अधिक हो तो विवाह जो है सामान्य है। अगर 22-23 गुण या 24 गुण हैं या उससे ज़्यादा हैं तो अच्छा है। इसी तरह 28 गुण से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। और अगर इसमें से कोई दोष है, जैसे भकूट दोष है, नाड़ी दोष है या ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है या कोई ऐसी और समस्या आ रही है, तो इसका उचित सलाह ले लें ज्योतिषी। और अगर विवाह करना आवश्यक ही हो तो उस दोष की शांति अवश्य करा लें। ज्योतिष में उनसे संबंधित उपाय अवश्य हैं। भकूट के दोष के भी निवारण के लिए उपाय किया जाता है, नाड़ी दोष के लिए भी, और भी जो दोष होते हैं उनके लिए भी उपाय किए जाते हैं। तो उसके बाद ही विवाह में आगे बढ़ें। तो पहला बिंदु मैंने बताया कुल गुण मिलान, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना तो आप सॉफ्टवेयर से भी करते हैं। इसके अलावा 9 प्रमुख बिंदु और मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको एक पूरा वर कन्या के कुंडली मिलान में क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो दूसरे बिंदु की तरफ अब चलते हैं कुल गुण मिलान से आगे। तो दूसरा बिंदु जो है उसमें मुख्यतः सर्वप्रथम जो विचार किया जाता है वो मंगल दोष का, यानी कि आपने कुंडली में कुल गुण मिलान कर लिया, कुछ नंबर आप गुण मिलान मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपने समझ लिया कि अब इस कुंडली में आगे बढ़ा जा सकता है। तो दूसरे बिंदु पर आप मंगल दोष का विचार अवश्य करें। मंगल दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर दोनों के मंगलमय अगर वैवाहिक स्थिति को आगे जो है सफल रखना है।
अब मंगल दोष अगर है और इस वजह से आप शादी में आगे ना बढ़ने का निर्णय लेते हैं, या फिर अगर आपको आगे बढ़ना पड़ता है तो उसके लिए दोष के लिए निवारण भी हैं, पूजा पाठ भी हैं, तो उसको भी करवा लें। अब तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। अगर मंगल दोष से आप निश्चिंत हो गए, साथ ही गुण मिलान सही हो गया, तो तीसरा जो पॉइंट है वो सप्तम भाव जरूर दोनों का जांच करा लें। सप्तम भाव चूंकि वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है, तो सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थितियां क्या हो, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं, या सप्तम भाव पे ऐसी कोई दृष्टि है, या सप्तम भाव में ऐसा कोई दोष तो नहीं बन रहा है, कोई दुर्योग तो नहीं बन रहा है, इसकी जरूर जांच कराएं। इसके बाद आगे आप पंचम भाव और उसके पंचमेश की स्थिति को जरूर जांच करवा लें, क्योंकि पंचम भाव संतान से संबंधित होता है, अक्षर होता है, विवाह हो जाता है, बाद में संतान पक्ष में समस्याएं आती हैं। तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति क्या है, और संतान कहीं प्रतिबंधक योग तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों की जो है गहराई से जांच करा ले। इसके बाद एक पांचवा जो बिंदु है, और ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, कि दोनों की आयु की जांच अवश्य होनी चाहिए, यानी उनका आयु भाव कैसा है। तो मुख्यतः आयु का निर्धारण जैसे अष्टम भाव या अष्टमेश की स्थिति कैसी है, इन सब को देख के किया जाता है। अब अष्टम भाव और इससे भी अगर आप सेटिस्फाई हो गए, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक और बिंदु आता है जो छठा बिंदु है, कि दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है उसका नैसर्गिक ग्रह, जैसे पुरुष का शुक्र माना जाता है और स्त्रियों के लिए बृहस्पति उनका नैसर्गिक ग्रह माना जाता है। तो दोनों की कुंडली में जो है इन ग्रहों की स्थिति कैसी है, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, उसकी जांच कर लें। अगले बिंदु पे चलें तो एक द्वादश भाव और द्वादशेश को भी देखा जाता है, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो दाम्पत्य सुख, शया सुख और यौन सुख का निर्धारण करता है। तो द्वादश भाव और द्वादशेश को भी दिखवा लें। इसके अलावा दोनों की महादशाएं और अंतरदशाएं क्या चल रही हैं, इनको दिखा लें। दोनों की अगर शुभ महादशाएं और अंतरदशाएं चल रही हैं, उसमें विवाह हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको सपोर्ट मिलेगा। और अगर किसी तरह की अशुभ महादशा या अंतरदशा है, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले आप उसकी शांति करा लें, उसके कुछ उपाय करा लें, तो उनके वैवाहिक जीवन के लिए निश्चित रूप से मंगलमय होगा। आगे जो 9वां बिंदु है वो एक सामान्य बिंदु ये है कि दोनों की कुंडली में मूलतः जो है चेक करा लें कि कोई ऐसा बड़ा दोष तो नहीं है जो उनकी कुंडलियों को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। ऐसा कोई जैसे कि काल सर्प दोष तो नहीं है, चांडाल दोष नहीं है, कहीं ग्रहण दोष तो नहीं है, या कहीं कोई ऐसा इस तरह का और दोष उत्पन्न हो रहा है जो उनको जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाए। तो अगर ऐसा स्थिति हो और विवाह में आपको आगे बढ़ना हो, तो उसका विवाह पूर्व या उसके पश्चात जो उसकी शांति अवश्य करा ले, जिससे दोनों में परेशानियों से, इन सब से निजात पाया जा सके। और जो 10वां बिंदु है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी की भी कुंडली में कहीं तलाक योग या वैधव्य योग या द्विविवाह का कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा जो प्रबलकारी हो, यानी कि बहुत प्रबल रूप से हो, पूरी डिग्री में या क्षमता से हो, कि ऐसा होने की संभावना दिख रही हो, तो इसकी भी जांच करा लें, क्योंकि अति आवश्यक है कि एक सुखद वैवाहिक जीवन में आगे ऐसी स्थितियां ना निर्मित हो। तो ये 10 बिंदुओं का आप विचार अवश्य कराएं, चूँकि केवल गुण मिलान के ही भरोसे ना रहें। कभी कभी होता है कि 2 लोगों की आपस में 36 गुण भी मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनमें तलाक हो जाता है या द्विविवाह की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं बाकी और दोषों की वजह से। तो इसका ध्यान रखें, और अगर आपके कोई प्रश्न हो इनसे संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। साथ ही और लोगों के साथ भी इस वीडियोज को शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें। किसी तरह की आपकी कोई सहायता हो तो मैं सदैव आपके लिए उपस्थित हूँ, मैसेंजर पर भी, यूट्यूब पे भी। नमस्कार, धन्यवाद।